हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए धातु एवं अधातु के चैप्टर के मुख्य परिभाषाओं को यहाँ पर पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपको इसी प्रकार की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो तो दोस्तों चैनल की प्लेलिस्ट में जाएगा, वहाँ पर दोस्तों आपको साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कुछ प्रमुख तथ्य एवं सूत्र। धातु, ठीक है, धातु क्या होता है, मेटल्स क्या होती हैं, इसकी दोस्तों आपको यहाँ पर लिखी हुई है परिभाषा। आधुनिक धारणा के अनुसार वे सभी तत्व जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक बनाते हैं धातु कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य दोस्तों यहाँ पर यह है कि वे सभी तत्व होते हैं जो स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन, इसमें लिखा है जिनमें इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। तो आप याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, धातुएं कहलाते हैं। जैसे दोस्तों आपको यहाँ पर नंबर 1 में लिखा है लिथियम है। लिथियम पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर त्यागा है। इसी प्रकार दोस्तों एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम क्या है, यहाँ पर देखिए Al, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर है 3, तो यहाँ इसने क्या किया, इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर त्याग दिया है। तो यहाँ पर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि वे सभी तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से होते हैं और जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक बनाते हैं क्या कहलाते हैं, धातुएं कहलाते हैं। धातुओं के सूत्र आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। इस प्रकार देखिए दोस्तों, अधातुएं भी क्या होती हैं, आप इन्हें भी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग अधातुएं क्या होती हैं। अधातु आधुनिक अवधारणा के अनुसार वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाती है। मतलब देखिए उसमें क्या था, उसमें था कि इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें था इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। तो वे धातुएं वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, क्या बनाते हैं, अधातु। ठीक है, अधातु। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है सल्फर। सल्फर अधातु है, क्लोरीन अधातु है। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे एस लिखा हुआ है, यहाँ क्या कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। ठीक है, तो इसका मतलब एस, ठीक है, डबल निगेटिव हो जाता है यहाँ पर है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्लोरीन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आता है, तो यहाँ पर क्या होता है, क्लोरीन निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अधातु के भी यहाँ पर परिभाषा आप समझ सकते हैं आसानी से। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे उपधातु क्या होती है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे अब उपधातु क्या होती है। ठीक है, उपधातु मतलब वे तत्व होते हैं जिनमें धातुओं के भी गुण पाए जाते हैं और अधातुओं के भी गुण पाए जाते हैं। ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप प्रमुख उपधातु पूछेगा, देखिए एंटीमनी होता है एक होता है आर्सेनिक। अब आपसे मान लीजिए ऑप्शन में आपके आएगा, विकल्प में आएगा, आपसे कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है। आपको 4 ऑप्शन दिए जिसमें दोस्तों आपके लिए धातुएं भी रखी जाएंगी, अधातु भी होंगी और उपधातु भी होंगी। वहाँ पर दोस्तों आपको सही करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से समझिएगा, आर्सेनिक होता है और कौन सा होता है, एंटीमनी। आर्सेनिक एंटीमनी दोनों क्या होते हैं, उपधातु। ये दोस्तों आपको अभी भी काम देंगे, आपको कंपटीशन एग्जाम में भी आपकी सहायता करेंगे। अब दोस्तों आप देखिएगा मिश्र धातु क्या होता है। ठीक है, मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा एक धातु के समांग मिश्रण को मिश्र धातु या मिश्रातु कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक धातुएं हों अथवा एक धातु हो और एक अधातु हो, तो इन्हें मिलाइएगा तो आपका क्या बनेगा, मिश्र धातु। जैसे दोस्तों लिखा है पीतल, कांसा। अब आप समझ सकते हैं पीतल में 70% कॉपर होती है, 30% जिंक होती है। इसी प्रकार से कांसा में 88% कॉपर होता है और 12% एसियन लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से ये सब होता है। ठीक है, आगे दोस्तों देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, खनिज क्या होता है। ठीक है, क्या देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, खनिज क्या होता है। धातुओं के यौगिक पृथ्वी के अंदर जिस रूप में पाए जाते हैं खनिज कहते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे करंट वगैरह होती हैं उनसे क्या होता है, पृथ्वी की खुदाई होती है। ठीक है, खुदाई होने पर क्या है, कुछ भी निकलता है। ठीक है, कोई भी धातु निकलती है तो जिस रूप में वह प्राप्त होती है, ठीक है, जैसा रूप होता है उसका, उसी रूप को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो आप बात को समझ सकते हैं, यहाँ पर वही बात लिखी है। यहाँ पर कहा गया है वे खनिज जिनसे ना, ऊपर देखिएगा, धातुओं के यौगिक पृथ्वी के अंदर जिस रूप में पाए जाते हैं उसे कहते हैं खनिज। आगे है अयस्क। अयस्क का मतलब वे खनिज जिनसे धातुओं को सुगमतापूर्वक लाभकारी रूप से शुद्ध अवस्था में निष्कर्षित किया जाता है, अयस्क कहते हैं। अयस्क मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी से खोद कर क्या निकाला गया,
खनिज पदार्थ निकाल दिए, ठीक है। फिर क्या है, खनिज पदार्थ को क्या करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है। सो देखिए क्या है सिस्टम यहाँ पर ये चलता है कि मान लीजिए कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई पदार्थ है जिसमें मतलब कोई धातु है, ठीक है, धातु बहुत कीमती है, तो वहाँ पर क्या होगा कि मशीनें लगाकर उसे निकालेंगे। तो अगर हमारा खर्चा कम हो, ठीक है, खर्चा हमारा कम हो, हमें धातु अधिक मात्रा में प्राप्त हो, तो वहाँ पर वह क्या कहलाएगा, वहाँ पर उसे कहेंगे अयस्क। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता होगा बालों में क्या होता है, चांदी मिक्स होती है, आपने सुना होगा चमकती रहती है, वही चांदी होती है। लेकिन दोस्तों उसे अलग नहीं किया सकता है। अगर चांदी को उससे निकालेंगे तो वहाँ पर खर्चा अधिक आएगा और दोस्तों आपकी जो है खर्चा अधिक होगा, लेकिन दोस्तों आपको धातु पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाएगी, ठीक है, धातु कम मिलेगी, खर्चा ज़्यादा होगा, इसलिए हमारे लिए वो बेकार रहती है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं एस क्या होता है, धातु, और खनिज क्या होता है, इसका अंतर क्या होता है, आपने अंतर को भी आसानी से समझ लिया है। यहाँ पर दोस्तों आपको कॉपर के प्रमुख अयस्क देखें, कभी कभी आपसे एग्जाम में सिर्फ कहता है कि कॉपर के प्रमुख अयस्कों के नाम लिखिए और वहाँ पर आपको नंबर दिए आते हैं, ठीक है। तो उस आधार पर आपके मैंने यहाँ पर 2 लिखिए रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं, कॉपर, पायराइट, मैलेकाइट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके लिए है धातु कर्म क्या होता है, ठीक है। दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी आपकी धातु से मैंने आपको सभी निकाल के यहाँ पर लाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा धातु कर्म क्या होता है, शुद्ध धातुओं को उनके अयस्क से निष्कर्षित करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। शुद्ध धातुओं को उनके अयस्क से निष्कर्षित करने की क्रिया क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। बात को समझ रहे हैं आप लोग कि अयस्क होता है, अयस्क से भी हमें धातु प्राप्त होती है, ठीक है। अयस्क से धातु निकालते हैं, निष्कर्षित क्या आता है, निष्कर्षण क्या आता है धातु का, तभी हमें अयस्क मतलब धातुएं प्राप्त होती हैं, इसे कहते हैं धातु कर्म। यहाँ पर दोस्तों एल्यूमिनियम के अयस्क देखें, आप इन्हें याद करिएगा, ये क्या है, पहले थे कॉपर के अयस्क, यहाँ पर एल्यूमिनियम के, ये भी याद करिएगा, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिखा है धातुमल गालक, वे रासायनिक पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, गालक कहते हैं। तो गालक तो वेरी सिंपल है, मतलब कोई चीज़ काम ना करे और उसमें कोई चीज़ ऐसी डाल दें जिससे वो काम करने लगे। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगलनीय मतलब जो ऐसी अशुद्धियाँ जो कभी भी ना गलने, ठीक है, ऐसी अशुद्धियाँ जो कभी भी गले ना, और उनमें क्या करें, गालक पदार्थ मिलाएं, गलनीय पदार्थ मिलाएं जिससे कि वह गल जाएँ, तो उन्हें क्या कहेंगे, गालक कहेंगे। गलनीय पदार्थ धातुमल कहलाता है, जो पदार्थ गलता है उसे क्या कहते हैं, धातुमल कहते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया गया अगलनीय अशुद्ध CO, इसमें सिलिका मिला गया गालक, और इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो आपका ये गलनीय पदार्थ बन गया है। आगे दोस्तों देखेंगे हम लोग संक्षारण क्या होता है और संक्षारण रोकने के उपाय। संक्षारण क्या होता है, देखो दोस्तों जब कोई भी चीज़ हम लोग क्या करते हैं, कोई भी धातु होती है उसे खुले में रख देते हैं, ठीक है, तो उस पर जंग ले आती है। जंग कैसे, जैसे उसमें लोहा होता है, लोहा क्या होता है आपने देखा होगा, लोहा का मतलब कुछ बहुत चीज़ें होती हैं, कढ़ाई होती है वगैरह, कलछुल वगैरह होता है, और दोस्तों आपने देखा होगा मतलब लोहे की राड वगैरह, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए आप लोग, आप क्या करें, आप उसे लें और उसे ऐसे ही रख दें, ठीक है, नमी वगैरह रख दें, तो क्या होगा, वहाँ पर जंग लग जाएगी। यहाँ पर वही लिखा है कि वायुमंडल में बसते नमी अथवा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना, धातुएं क्या होती हैं, धीरे धीरे नष्ट होना प्रारंभ होता है, इसे दोस्तों कहते हैं संक्षारण। लोहे पर जंग लगना संक्षारण का एक उदाहरण, मतलब क्या है उदाहरण, एक लोहे पर जंग लगना। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे संक्षारण को रोकने के उपाय क्या होते हैं, क्या करना चाहिए। रोकने के लिए तेल या ग्रीस लगाकर धातुओं को धोखा लगता है, मतलब एक कढ़ाई को धोया, ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या किया, थोड़ा तेल निकाला, उसमें तेल लगा दिया, जिसके बाद दोस्तों क्या होगा, वहाँ पर जंग नहीं लगेगी, आपने घर पे देखा भी होगा, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, गैल्वेनीकरण द्वारा, और तीसरा लिखा है धातुओं का पेंट करके। जो गेट वगैरह होते हैं तो दरवाजों पर क्या होता है, पेंट की जाती है, वार्निश की जाती है, ताकि दोस्तों वहाँ पर जंग ना लग सके। तो इस प्रकार दोस्तों संक्षारण को रोका जा सकता है। दोस्तों इस प्रकार से धातु की संबंधित इतनी परिभाषाएं थी मैंने आपको बता दी है, और भी दोस्तों जो आपकी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं होंगी दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।